पर आयोजित आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष अंबेडकर महासभा प्रमोद कुमार जी, महामंत्री अमरनाथ प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्या दोहरे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज भारत माता के महान सपूत बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं आप सभी को और पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए बाबा साहब की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो देश और दुनिया इस बात से अचंभित होगी, क्या एक सामान्य मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में एक गरीब घर में पैदा होकर के और दुनिया की उच्चतम डिग्री हासिल करके उन कोटि कोटि लोगों के जीवन में जो वंचित थे, अभाव से ग्रसित थे, जिनके साथ मानवीय व्यवहार भी नहीं हो पाता था, उन लोगों के न्याय के पुरोधा के रूप में लोगों के लिए पूजनीय बन जाए। आज की पीढ़ी इस बात को सुनती है, दुनिया इन बातों को सुनती है, तो उन सबको लगता है कि एक सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि एक महामानव रहा होगा, और वो महामानव कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिनकी पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ आज हम सब यहां जुड़ रहे हैं। अठारह सौ 91 में मध्य प्रदेश के मऊ में उनका जन्म होता है और जन्म लेने के बाद उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अर्जित करने और आगे की पढ़ाई के लिए जब कार्य करने के लिए मन में उनकी विलक्षण बुद्धि, कुछ करने की एक तमन्ना का ये भाव जो उनके मन में था, इस कार्यक्रम के साथ जब वो जुड़े तो उच्च शिक्षा के लिए, उच्च डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया, लेकिन पैसा नहीं था। महाराजा बड़ौदा ने एक स्कॉलरशिप दी, वे वहां गए और दुनिया की उच्चतम शिक्षा की डिग्री हासिल करके वे वापस भारत में आए। एक ही संकल्प था, अपने लिए नहीं, इन कोटि कोटि मानवों को उनका मानव होने का अधिकार दिलाना है, उन वंचितों और दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए कार्य करना है।
इसके लिए आजादी की लड़ाई से लेकर के न केवल देश की आजादी के लिए बल्कि इन नागरिकों की आजादी के लिए भी हमें कार्य करना है और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब देश की आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में देश के पहली सरकार में उन्हें जब संविधान सभा 1946 में गठित होती है, जिसके बारे में चर्चा श्री बृजलाल जी भी कर रहे थे, संविधान सभा के माध्यम से गठित पहली जो संगठित सरकार थी, उस सरकार के न्याय मंत्री के रूप में उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने इन कार्यक्रमों को जिस रूप में आगे बढ़ाया, भारत का संविधान आज भी भारत के नागरिकों को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। जो लोग भारत की एकता के पक्षधर नहीं थे, वे लोग इस बात के लिए हंसते थे कि भारत स्वतंत्र तो हो रहा है लेकिन एकजुट नहीं रह पाएगा। उनकी मंशा धरी की धरी रह गई। भारत आज भी देखते होंगे 140 करोड़ लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बंध करके दुनिया के लिए सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी धाक जमाया हुआ है। ये सब संभव हो पाया है भारत के संविधान के कारण, जो जिस संविधान के शिल्पी के रूप में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज हर व्यक्ति स्मरण करता है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, उस सपने को साकार आजाद भारत में पहली बार अगर किसी ने किया तो वह सरदेव अटल जी ने अपने समय में कुछ प्रयास प्रारंभ किए थे और उसको एक नई गति देने का काम किया है आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आपने देखा होगा, शैक्षिक हो या आर्थिक, सामाजिक हो या सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्रदान करने का कार्य, हर एक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कोई कल्पना कर सकता है कि मात्र 10 वर्ष में देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत पहला देश है कोरोना जैसी महामारी में भी जिस देश ने हर नागरिक को उसका अधिकार दिलाया। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ आज भी चल रहा है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय निर्माण का कार्य, 45 करोड़ गरीब परिवारों को जनधन के अकाउंट खुलवाने का कार्य, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाने का कार्य, 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य। आप अनुमान करिए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण भी, जिसके घर में बिजली नहीं वहां बिजली पहुंचाने का काम, और जो मैंने 2017 में कही थी बात, जिस गरीब का जहां पर मकान होगा वहां का जमीन का पट्टा उसे मिलेगा। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज जब हम लोग इस 8 वर्ष के बाद फिर से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, यद्यपि मुझे वर्ष में 2 या 3 बार इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन जब हम यहां पे उपस्थित हैं, मुझे याद है 2017 में जब मुझे यहां पे बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने तब भी निर्मल जी को फोन किया था। मैंने कहा मैं वहां आ रहा हूं कार्यक्रम में। उन्होंने कहा हम तो
हमें बहुत अच्छा लगेगा। पिछले मुख्यमंत्री नहीं आए थे इसलिए हम लोग ये मानते थे। मैंने कहा नहीं, कार्यक्रम में मुझे आना है, और मैं आया था तब मैंने इस बात को कहा था। उस समय मैंने कहा था गरीब जहां पे रहेगा वहीं पे उसको जमीन का पट्टा देंगे, और जमीन के पट्टे के साथ साथ पक्का मकान भी उसे उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश ने अब तक 1 करोड़ गरीब और दलित परिवारों को जहां पे उसका आवास है वहां का पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत उसकी घरौनी भी उसको उपलब्ध करवा दी है कि आपको अब कोई उजाड़ नहीं सकता है। उसका पक्का मकान वहां पे बन सकता है, और 56 लाख गरीबों को अब तक हम आवास की सुविधा वहां पर उपलब्ध भी करवा चुके हैं। बहनों और भाइयों, जो चर्चा अभी यहां पर श्री असीम अरुण जी कर रहे थे, असीम जी कह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सरकार ने एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है, और वह लिया है जीरो पॉवर्टी का, यानी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम हर एक गरीब और वंचित को करना। पिछले 8 वर्ष में सरकार ने कुछ किए, जैसे मुसहर जाति के लोगों के लिए, बनटांगिया के लिए, थारू के लिए, सहरिया के लिए, बुक्सा के लिए, चेरो के लिए, गोड़ के लिए, पोल के लिए, इन सभी को पूरी तरीके से सिचुएट करने का काम। जिसके पास जमीन नहीं जमीन, जिसके पास मकान नहीं मकान, जिसके पास शौचालय नहीं शौचालय, जिसके पास पेंशन की सुविधा का पात्र है नहीं मिला पेंशन की सुविधा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं राशन कार्ड, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं आयुष्मान कार्ड, इन्हें सिचुएट किया गया है। और अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जीरो पॉवर्टी, यानी कहीं भी गरीबी न रहे, कोई वंचित न रहने पाए, उसे सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त करने के लिए, सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम को हमने लिया है। और मैं आज यहां पे कह रहा हूं कि बाबा साहब की पावन जयंती है, 14 अप्रैल है, और याद करना हम लोग पहले चरण में ऐसे 14 से 15 लाख परिवारों को जोड़ने जा रहे हैं जिन लोगों के पास सभी प्रकार की सुविधाएं एक मुश्त उन्हें उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को इसी महीने हम उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मान के चलिए कि हर ग्राम पंचायत में 20 से 25 ऐसे परिवार होंगे जिन्हें आज तक बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिली होंगी। वह सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी, डबल इंजन की सरकार उपलब्ध कराएगी। और इस सुविधा को मैं बाबा साहब की 134वीं पावन जयंती के अवसर पर बाबा साहब को ही समर्पित करना चाहता हूं। ये योजना उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के ही नाम पे जानी जाएगी, बाबा साहब को ही समर्पित होगी, उन्हीं के नाम पे जानी जाएगी, क्योंकि देश के अंदर शैक्षिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी समुन्नत करने का जो दर्शन बाबा साहब ने दिया था, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद पहला राज्य होगा जो अपने को जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। और उस कार्यक्रम के साथ आप सबको जुड़ने का भी मैं आह्वान करता हूं, उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का आह्वान करता हूं। दूसरा, हम लोगों ने एक और व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री सीएम युवा उद्यमी स्कीम, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई युवा उद्यमी और खासतौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए गरीब युवा जो मार्जिन मनी भी नहीं रख सकते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग इस स्कीम को लेकर के आए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 30,000 से अधिक युवाओं को बैंकों से ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है, और आने वाले समय में हम इसे प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष इस सुविधा के साथ जोड़ने वाले हैं। और मैं चाहूंगा
कोई भी व्यक्ति अपना कोई कारोबार करना चाहता है, उसके प्रशिक्षण को लेकर के और वह इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकता है। ये सभी कार्यक्रम हैं जिन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं। यहां पे निर्मल जी ने ग्राम पंचायतों के सामुदायिक शौचालय के बारे में एक चर्चा की थी। हम लोग इस बात को दिखाएंगे कि जो उन्हें मानदेय मिल रहा है ये नियमित रूप से मिले, 6 महीने न लगे, 3 महीने न लगे, हर महीने उसे मानदेय मिले, उस समिति को मानदेय मिल जाए, जिससे जो लोग वहां कार्य कर रहे हैं वे सम्मानजनक ढंग से घर में रह करके उस पूरी व्यवस्था का संचालन करने में भी योगदान दे सके। और ये व्यवस्था सरकार तत्काल लागू करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। बहनों और भाइयों, जब हम यहां पे आज बाबा साहब की पावन जयंती कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, याद रखना इतिहास की घटनाएं अपने आप में एक सबक भी होती है। और जो चर्चा यहां पे ब्रजलाल जी ने की थी, जो बात उन्होंने यहां पे बाबा साहब के बारे में और जोगिंद्रनाथ मंडल के बारे में कही, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी महानता के कारण, राष्ट्रभक्ति के नाते आज से अंत तक मैं भारतीय हूं इस संकल्प का उद्घोष करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने अपमान सहा लेकिन भारत को कभी अपमानित नहीं होने दिया। उन्होंने सामाजिक रूप से अपमान सहा होगा लेकिन भारत को कभी अपमानित नहीं होने दिया। ये उनकी महानता थी, जिसके कारण स्वतंत्र भारत उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और ज्ञापित करने के कारण ही आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है, भव्यता के साथ, सम्मानजनक ढंग के साथ। आपने देखा होगा कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जहां जहां प्रतिमाएं लगी हैं, जहां जहां पार्क हैं, जनप्रतिनिधिगण, सांसद, विधायक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीनियर अधिकारीगण उन पार्कों की सफाई में लगे हुए थे, मूर्तियों की सफाई में लगे हुए थे। और आज पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ पूरा प्रदेश जुड़ा हुआ है, पूरा देश जुड़ा हुआ है। यह है कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबक, यह है कृतज्ञता ज्ञापित करने का परिणाम। देश के अंदर बाबा साहब की पूजा हो रही है, लेकिन मैं कहता हूं इनमें से एक भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि जोगिंद्रनाथ मंडल कब पैदा हुए और कब उनकी मृत्यु हुई और कहां हुई। मुझे लगता है ब्रजलाल जी जैसे कुछ पढ़े लिखे लोगों को छोड़ दें तो स्वाभाविक रूप से कोई नहीं, क्योंकि वो तो इतिहास के सबक के बारे में उन्होंने लिखा भी, इसके बारे में इतिहास की गलतियां हमें माफ नहीं करती है। और याद रखना, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो समाज को कमजोर करता हो, देश को कमजोर करता हो, क्योंकि हम सबका अस्तित्व तभी है जब देश है। देश को कमजोर करने वाली ताकतें काम कर रही हैं। बाबा साहब को बहुत सारे लोगों ने लालच देने का काम किया था, लेकिन टस से मस नहीं हुए। उन्होंने एक स्पष्ट घोषणा की थी कि मैं आदि और अंत में एक भारतीय हूं, एक भारतीय के रूप में पैदा हुआ हूं और भारतीय के रूप में ही मरना पसंद करूंगा। और मुझे लगता है कि इसी को लेकर के हमें देखना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सबक हम सब के लिए भी सबक होना चाहिए। मोदी जी ने उन्हें, उन दलितों को, उन वंचितों को सम्मान दिलाया। बाबा साहब के पंचतीर्थ हो या जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में पीड़ित और प्रताड़ित मानवता थी, उन्हें भारत के अंदर शरण देकर के भारत की नागरिकता प्रदान करने का काम भी किया। लोगों ने आंदोलन करने का प्रयास किया, व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया। इस कांग्रेस से समाजवादी पार्टी, बाबा साहब के जीते जी तो ये लोग उन्हें अपमानित करते रहे और उनके न रहने के बाद उनके मूल्य और आदर्शों को कहीं स्थापित न होने दे, इसके लिए इन्होंने कार्य किया। बाबा साहब का स्मारक दिल्ली में नहीं बनने दिया। ये समाजवादी पार्टी कहती थी कि बाबा साहब का कहीं स्मारक बनेगा तो हम उसको तोड़ेंगे, क्या क्या घोषणाएं ये लोग करते थे। लेकिन आज बाबा साहब को सम्मान मिल रहा है। बाबा साहब के मूल्य और आदर्शों के प्रति पूरा भारत आज उन्हें सम्मानित कर रहा है और कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है।
हम सब बाबा साहब के उन मूल्यों के प्रति जागरूक हों जो उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, शिक्षा के प्रति जो उनका आग्रह था, शिक्षित रहेंगे तो हम लोग भटक नहीं पाएंगे। आज सरकार सुविधा दे रही, हमें उसका लाभ लेना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बाबा साहब के समय में तो उसका भी अभाव था। उन्होंने सामाजिक रूप से संगठित होकर के कार्य करने के लिए भी कहा। हर एक वंचित और दलित को मदद करने के लिए कहा। आर्थिक रूप से समुन्नत बनने के लिए भी उन्होंने कहा। लेकिन इसका रास्ता शिक्षा से ही आगे बढ़ता है और उस मार्ग का अनुसरण अगर हम कर सकते हैं तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य हम दे पाएंगे। सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ना, कौन इन योजनाओं को दे रहा है, कहां से दे रहा है, इसके बारे में जानकारी रखना, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एकजुट आवाज उठाना और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार होना, अगर हम उठा पाएंगे तो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे। आज 134वीं पावन जयंती के अवसर पर बाबा साहब को मैं प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की जिस मुहिम को लेकर के आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पूरी मुहिम को, इस पूरी योजना को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मिशन को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कर गुजर गए वो भीम थे, संविधान बनाने वाले भीम थे। हमने